हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। मैं यहाँ पर अब आज रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं सेट बी का पेपर लेके आया हूँ। सेट बी जो कि बहुत ही ज़्यादा एमपी होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पेपर आपको उपलब्ध करवाए हैं एमपी पेपर, उसमें से 70 से 80% हर पेपर में से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। और हमने आपके पास सेट ए भी आपको उपलब्ध करवा दिया है, और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक देख सकते हैं। तो बच्चों, अपन देर नहीं करते हैं और जल्दी से सही विकल्प की तरफ चलते हैं। तो सही विकल्प देखिए, पहला यहाँ पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस एनटीपी पर आयतन होगा। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन जो होती है उसका एनटीपी पर जो मान होने वाला है वो है 5.6 लीटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्त के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो बच्चों, परमाणु आकार बदल जाता है, घनत्व बदल जाता है, लेकिन संयोजक इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बदलते हैं, क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो बच्चों, कौन सा गुण बढ़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है, आयनन विभव का मान भी घट जाता है, और परमाणु त्रिज्या का मान भी घट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। ओके, इसके बाद प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आएगा -13.7 किलो जूल। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा एमपी है। हीरे में कार्बन की संयोजकता, तो हीरे में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है यहाँ पर 4। कितनी होती है? 4, याद रखना आप। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला, देख लीजिए। एक एल्काइन CnH2n को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो यहाँ पर जो यौगिक बनता है वो बनता है बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स से रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, एनीलीकरण का शुद्धिकरण हम करते हैं भाप आसवन से। किससे करते हैं? इसका जो राइट आंसर है भाप। ठीक है, भाप से करते हैं, या इसको वाष्प बोल सकते हैं, भाप आसवन या वाष्प आसवन, दोनों नाम है। ओके, अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन जो होता है उसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, फिर बात यदि हम करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है आपका नाइट्रोजन अणु में पाई बंध होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु जो होता है उसमें पाई बंध कितने होते हैं? तो देखो, सिंपल सा है, N2 की जब संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर पहला सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो यदि इसमें पूछे आपसे सिग्मा की, तो 1 सिग्मा होता है, लेकिन पाई कितने होते हैं? 2। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2 पाई। कितना आएगा? 2 पाई, इसमें लिख लेना आप। उसके बाद क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी क्या होती है? तो बढ़ती है। ओके, देखो बच्चों, एंट्रोपी की यदि हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी तंत्र की अनियमितता, जो अनियमितता होती है वो एंट्रोपी को दर्शाती है। तो बर्फ़ जब होता है तो बर्फ़ ठोस रूप में होता है, लेकिन जब ये पिघल जाता है तो लिक्विड रूप में बिखर जाता है, यानी कि अव्यवस्था हो जाती है। तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखना, यदि ये बर्फ़ से यानी कि ये द्रव से बर्फ़ जमना होता तो एंट्रोपी घटती। तो याद रखना, एंट्रोपी कब बढ़ती है? जब कोई भी चीज़ एक जमी हुई अवस्था से बिखरी हुई अवस्था की तरफ जाएगी तो वहाँ पर एंट्रोपी बढ़ेगी, याद रख लेना। फिर आपका ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है? तो बढ़ती है। ऑक्सीकरण जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा बढ़ जाती है। फिर 6 वाला, ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो उसको हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। ओके, विद्युत अपघटनी सेल, याद रख लेना आप। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सत्य असत्य की। तो पहला देखिए आप, नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। तो हाँ बच्चों, नोबल गैस जो होती है, अक्रिय गैसें, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा 0 होती है। फिर CO2 रेखीय होता है, तो CO2 जो होता है वो रेखीय ही होता है। ये भी सत्य रहेगा आपका, क्योंकि CO2 की जब संरचना बनाओगे आप, जैसे कार्बन बीच में आएगा और इसकी जब संरचना बनाएंगे इस तरीके से, तो रेखीय रूप में होता है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है। तो बच्चों देखो, वापस एंट्रोपी की बात आ रही है, और हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी एंट्रोपी, यानी कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो घट रही है क्या? तो असत्य, क्योंकि इनने बोला है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, जबकि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है।
जब भी अव्यवस्था की बात होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या अनियमितता की बात होगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लेकिन ने उल्टा बोला है, घट रही है, तो हम असत्य बोलेंगे इसको, क्योंकि बढ़ रही है, घट नहीं रही है। फिर अगला, यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वहाँ विलयन अम्लीय होगा। देखो 0 होगा तो अम्लीय होगा, तो जी सत्य। याद रखना, जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 की तरफ जाती है, मतलब 0 से 14 होता है, और 7 में उदासीन, 0 से 7 के बीच में जो भी आएगा वो अम्ल रहेगा, और 7 से 14 के बीच क्षार रहेगा। तो 0 भी किस में आएगा, अम्लीय में, तो हमारा सत्य रहेगा। फिर पीएच मान क्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की, तो जो पीएच है स्केल इसको सोरेनसन ने ही बनाया था, तो याद रखना सत्य है। फिर ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन अपचयन की क्रिया है, तो ये अपचयन नहीं होता है, ग्लूकोज से जब CO2 बनता है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये असत्य लगा लेना है। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन आप एक बार देख ले, हो सकता है इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको याद होगा, आपने सेट ए सेट बी को पहले लगा लिया होगा, फिर भी एक बार हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी सेट ए सेट बी बोर्ड वाले ने उपलब्ध करवाए थे उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आ रहे हैं। हम ये दावा कभी नहीं करते कि हमारा पेपर है और इसमें से पूरा 100% आ जाएगा। ओके, हम बस आपको संभावित जो पेपर होते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं, ताकि बच्चे उनको अच्छे से देख के जाएं और आराम से अच्छे नंबर लेके आएँ और पास हो जाएं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है, तो पहला जो है इसको आप मिलाओगे तो ये अस्थायी प्रभाव होता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव होता है। ओके, और इसके बाद हम यदि बात करें लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल का जो संबंध होता है इसमें आएगा आपका असम्मित से। किससे आएगा, लैक्टिक संबंध असम्मित होता है लैक्टिक अम्ल, जब उसको सूत्र बनाओगे तो ये असम्मित दर्शाएगा। प्रेरणिक प्रभाव की बात होती है, तो प्रेरणिक प्रभाव क्या रहेगा आपका, स्थायी। ये दोनों प्रभाव याद रखना, इलेक्ट्रोमेरिक तो अस्थायी, प्रेरणिक स्थायी। इसका पीएच स्केल देखो, ये अभी वापस डबल रिपीट हो गया, सोरेनसन ने इसको बनाया था। फिर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, तो ये जो नियम दिया था गुलबर्ग एवं वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ओके, तो ये जोड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत इजी तरीके से पूछा था इन्होंने। फिर बात यदि करें हम एक शब्द क्वेश्चन की, तो अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या की यदि बात करें तो ये कितनी होती है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, या हम बोल सकते हैं 1 मोल। 1 मोल को हम क्या बोलेंगे, अवोगाद्रो संख्या कहेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी गई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों, थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन की बात करते हैं, और न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने। ये तीनों याद रखना आपको, इनमें से कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ओके, अगला है आपका किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो एकमात्र कक्षक के जो कि गोलाकार होता है वो होता है आपका एस कक्षक। कौन सा होता है, एस कक्षक होता है। एस कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर रहेगा एस कक्षक। क्या आएगा, एस कक्षक। फिर इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो जो टोटल क्वांटम संख्या होती है 4, क्योंकि 4 जो क्वांटम संख्या होती है उसी से हम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है 4 क्वांटम संख्या, मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या होती है। उसके बाद बात करें हम आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ता है या वृद्धि होती है, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन आए। सीमांत अभिकर्मक क्या है, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों मानते हैं, तो इनको आपको करके देख लेना है। ये नीचे दिए गए परमाणु ए और परमाणु संख्या जेड वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखना, तो यहाँ पर केवल इनके प्रतीक लिखना आपको। जैसे जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, तो 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, क्लोरीन का, यहाँ पे क्लोरीन लिख दोगे। यहाँ पे जेड 92 किसका होता है, यूरेनियम का, तो यूरेनियम का नाम यू लिख देना आप। फिर उसका जेड 4 तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का कितना होता है 4। बस इतना इजी तरीके से आपको लिख देना, इनका पूर्ण प्रतीक लिखना था ओनली। ओके बच्चों, फिर यदि हम बात करें यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, तो देखिए आप, फिर यहाँ पर पूछा रहा आवर्त और वर्ग के पदों में, यहाँ बताइए कि जेड 14 कहाँ स्थित होगा, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17 वर्ग में स्थित होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे हैं बहुत सारे। ओके, तो उनको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनको आपको सोल्व कर लेना है। उष्मागति का प्रथम नियम बहुत बार पूछा था, इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंट्रोपी देखो वापस आई है, एंट्रोपी मैंने बोला था अभी आपको। ज्यामिति साम्यता पूछी, आबंधहीन अनुनाद की बात हुई है। उसके बाद यदि बात करें
ठीक है। उसके बाद बेंजीन की द्विआबंध होते हैं, फिर भी यहाँ अत्यधिक स्थायी होता है। इस बताना आपको। तत्व यौगिक मिश्रण की परिभाषा बतानी है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये आणविक द्रव्यमान, देखो जब भी आणविक द्रव्यमान का सवाल पूछ लिया था एग्जाम में, तो हमको ये परमाणु परमाणु क्रमांक दे रखे कार्बन, तो इनके डबल करते जाइए आप और इनका 8 करते जाइए तो आपके आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे ग्लूकोज का कैसे निकालोगे, कार्बन आ रहा है तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 12 का डबल जब करोगे आप इसमें, सॉरी कार्बन 6 पे आता है, लेकिन यहाँ पर परमाणु भार दे रखा है तो 12 × 6 कर लेना। फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितने पे आता है 16 × 6, तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे टोटल 180 निकल जाएगा। इसका आंसर 180 हो जाएगा। वैसे पर थ्योरी देखो ये वेरी IMP है। यह अनुकक्षक सिद्धांत के आधार पर इनका आपको तुलनात्मक स्थायित्व पता करना है, तो ये भी हमने करवाया आपको ऑफलाइन क्लास में भी इनको सोल्व करवा दिया है। उसके बाद अगला आपका ली सातेली का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्न अभिक्रियाओं पर ताप, दाब और सांद्रता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। केपी केसिम संबंध बहुत बार, ठीक है बच्चों, हमारी फिजिक्स की आत्मा पर ऑफलाइन क्लास भी जारी है, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पर ये सारी चीज़ें हम आपको पहले से ही पढ़ा देते हैं, बहुत सटीक तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आप यूट्यूब पर इनका सोल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। बता दीजिए कि इनका आपको सोल्यूशन चाहिए, फिर यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी ही है। एक बार आप करके देख लेना। हकल नियम है आपका, ओके। उसके बाद ये सिग्मा पाई बंद दर्शाना है, तो बहुत इजी तरीके से इनकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है आपको, वहाँ से आप कर सकते हैं। एंट्रोपी, यहाँ पर देखो एंट्रोपी वाला क्वेश्चन कितनी 3 बार रिपीट हो रहा है, वापस एंट्रोपी आ गया, यानी एंट्रोपी तो आप करके जाइएगा। जैसे इन्हें पूछा है कि बढ़ रही है घट रही है, तो द्रव से ठोस जाओगे आप, तो द्रव है बिखरी व्यवस्था और ठोस से जमी व्यवस्था, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी, याद रखना। और यहाँ पर क्या तापमान परिवर्तन करने पर एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर थोड़ा ये मिसप्रिंट है, ठीक है, ये मिसप्रिंट छपा हुआ है आपका यहाँ पर। ये NH मतलब इसको जब आप सही से लिखोगे तो यहाँ पर आएगा Na2HCO3, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर H2 है, ये CO2 है, ये थोड़ा गलत छप गया और सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको सही कर लेना आप। तो यहाँ पर भी क्या है कि 1 से 3 चीज़ बन रही है, तो ये एंट्रोपी इसमें बढ़ रही है। यहाँ पे H2 लिक्विड है और लिक्विड से क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, तो लिक्विड से अब गैस की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन इजी थे तो मैंने यहीं पे आपको बता दिए, बाकी क्या तो सॉल्यूशन पूरा समझाना पड़ेगा आपको। रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जिन भी क्वेश्चन का आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको एक बार आप करके जाइएगा और फिर बाद में आप सेट ए और सेट बी, 2 सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, इन दोनों को आप सही से कर लेना क्योंकि इनसे ही अधिकांश क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपको। ओके ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको, जैसे पेपर होगा उसके तुरंत बाद आप चैनल पे आके चेक कर लेना, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों।